हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि 2023 का मॉडल पेपर है, 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। तो आज मैं आप सभी को साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो हम प्रश्न की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और प्रश्न की ओर आएंगे। आपके लिए जो समय अभी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने इसे बड़ा कर लिया है और इससे पहले हमने साइंस का कई वीडियो अपलोड कर दिया। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का वीडियो मैं बनाता हूं और रोज़ एक वीडियो डालता हूं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला जाए। क्योंकि आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़िएगा। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, श्वेत होता है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है उसका रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जो बाजार में जो चिप्स बिकता है, चिप्स का पैकेट जो होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी N2 भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? क्योंकि इसमें जब नाइट्रोजन भरा जाएगा तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा और ताज़ा रहेगा, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। बढ़ते हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि इसमें किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, Li मतलब लिथियम होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। इस हो सकता है लिथियम के जगह आपका पोटेशियम दे देते तो वो भी सही होता, या हो जाता आपका सोडियम। ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों को धातु से चाकू से काटा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे की ओर। आपको ध्यान में रखना है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये 3 धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाता है। सिनेबार, आपका अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारा का होता है, यानी Hg का। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए, धातु और अयस्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ धातु और उसके अयस्क के नाम बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। लोहा का अयस्क क्या होता है? तो हेमेटाइट होता है। लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट यानी Fe2O3, रासायनिक सूत्र हो गया Fe2O3। मैं लिख दे रहा हूँ Fe2O3, ध्यान में रखिएगा। अगला शीशा का अयस्क क्या होगा? तो गलेना होगा। शीशा का अयस्क क्या होगा? गलेना, PbS। शीशा का सूत्र क्या होता है? तो PbS होता है, PbS, ध्यान में रखिएगा। शीशा का अयस्क गलेना हो गया, PbS, ध्यान में रखिएगा। अगला है कैल्शियम का जो अयस्क क्या होता है? कैल्शियम का अयस्क क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट, नोट करते हुए चलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 इंटू MgCO3, CaCO3 इंटू MgCO3, ध्यान में रखिएगा, CaCO3 इंटू MgCO3। ये हो गया कैल्शियम का रासायनिक सूत्र हो गया। कैल्शियम यानी डोलोमाइट अयस्क हो गया, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो गया। मैग्नीशियम का अयस्क कौन हो जाएगा? तो मैग्नीशियम का हो जाएगा मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम का अयस्क क्या होगा? तो मैग्नेसाइट का होगा, MgCO3, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए।
एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा और कितने बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइड और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, Al2CO3 Al2CO3 इंटू 2H2O। इसे नोट कर लीजिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, बॉक्साइट, और उसका रासायनिक सूत्र Al2CO3 इंटू 2H2O। बातों को नोट करते हुए चलिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये धातु और अयस्क। आप वीडियो को रोक कर नोट करते हुए चलिएगा। सोडियम का अयस्क क्या होता है, तो चीली साल्ट पीटर। सोडियम का जो अयस्क क्या होता है, तो चीली साल्ट पीटर। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaNO3। नोट कर लीजिएगा। आपको आपका अगला हो जाएगा टीन का अयस्क कौन है, टीन का अयस्क क्या हो जाएगा, तो कैसीटेरिटा। नोट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, कैसीटेरिटा आपको नोट कर लेना है, एक टीन का अयस्क हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सभी बातों को हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट था धातु और अयस्क जो मैंने आपको बता दिया है। आपको सभी बातों को नोट करके उसे याद कर लेना है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनोडीकरण। निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक है, चार ऑप्शन में से कौन ऑक्सीकारक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2S हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो होता है एथिलीन। एथिलीन जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H4। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी में C2H4 है, यानी एथिलीन जो होता है सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक है जो कि अभिक्रियाशील होता है। तो C2H4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एथिलीन। C2H4 का रासायनिक नाम क्या हो गया, एथिलीन। इसे IUPAC नाम में इसे कहेंगे एथेन। C2H4 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेन। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी किस कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो आपका हो जाएगा 2n²। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाई मिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है। डाई मिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाई मिथाइल ईथर C2H6 का IUPAC नाम मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे की ओर। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, तो 7 गुणों पर कार्य किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था, तो 7 गुणों पर कार्य किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर। ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है एक हार्मोन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है परीक्षा की दृष्टि से। और आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन है जो कि एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल।
मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, उसी को बोलते हैं धोबिया सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का नाम हो जाएगा रासायनिक नाम, ये तो रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। वही अगर पूछ लेता खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, सोडियम बाई लग गया उसमें, समझिए कि बाई खाना कौन बनाती है? तो बाई बनाती है। तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं आगे की ओर। हीलियम। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म जो होता है क्षार कहलाता है। देखिए, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा ना वो क्षार यानी भस्म कहलाएगा। और जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह भस्म यानी क्षार होगा। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। 7 से अधिक रहेगा तो वह भस्म यानी क्षार होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक वह भस्म यानी क्षार होगा। और जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वह अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर रहेगा वह उदासीकरण होगा। ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छा तरीके से। जिसका पीएच मान 7 से अधिक भस्म यानी क्षार, जिसका पीएच मान 7 से कम अम्ल हो जाएगा, और 7 के बराबर रहेगा वह उदासीकरण रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, ये सब प्रश्न 100% आपको पूछे जाएंगे, इसलिए इसे नोट करते हुए चलना है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? किसका प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा Na। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? कौन सा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Mg यानी मैग्नीशियम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा Mg, जो कि दहन जब होता है उसका तो श्वेत ज्वाला के साथ चमकता है। आपका अगला प्रश्न है, कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो वो आहार नली में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? आहार नली में। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो वृक्ष के छाल में जमा होता है। वृक्ष के छाल में ही टैनिन पाया जाता है। और टैनिन किस वृक्ष में पाया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष होता है। सिनकोना वृक्ष जो होता है उसी में टैनिन पाया जाता है। तो वही ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष के छाल में टैनिन मुख्यतः पाया जाता है और सिनकोना वृक्ष में पाया जाता है। हृदय का पेस मेकर कहते हैं। हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेस मेकर तो एस ए नोड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? तो एस ए नोड को कहा जाता है। एस ए नोड। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है?
तो आपको ध्यान में रखना है कि वह 70 से 80 प्रति मिनट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 से 80 प्रति मिनट होता है सामान्य व्यक्ति का हृदय धड़कन की गति, 70 से 80 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। ऐसे आपने सुना होगा कि जो होता है हृदय वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है रुधिर चाप? तो एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो पादप होता है वो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, ध्यान में रखिएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीत रस जो स्रावित होता है यकृत से स्रावित होता है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, हम डिस्कशन का भी क्लास चला रहे हैं। डिस्कशन का ये 10वां का डिस्कशन का क्लास चला रहे हैं, वो भी चला रहा है। तो अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको जाकर आपको डिस्कशन का भी क्लास देखना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस किया गया है। तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।